बच्चों हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए कम्युनिकेबल डिजीज लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जैसे आपको याद होगा पढ़ा था, ऐसा कुछ था कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो स्प्रेड होती है, पता है ना आपको। ठीक है, दो डिजीज हम नेक्स्ट में कवर कर ली थी, कौन कौन सी देख के बताओ ना, किधर है बच्चों। दो डिजीज है, चिकन पॉक्स और दूसरा मीजल्स। अगर आपको याद होगा चिकन पॉक्स और मीजल्स। ठीक है बच्चों, आज हेडिंग डालना रूबेला। ठीक है, रूबेला उसमें नाम तीसरी है। ठीक है, रूबेला, डबल एल ए आए, ई नहीं है, डबल एल ए, रूबेला। ठीक है, जिसे हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं या आपका 3 डे मीजल्स भी बोलते हैं। ठीक है, 3 डे मीजल्स से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 3 दिन बाद और आपके डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है, मीजल्स मतलब अपना खतरनाक रूप ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं। ठीक है, निकालना ब्रैकेट में लिख भी लेना, जर्मन मीजल्स क्या हुआ आगे बताओ, एक बार पॉज करते हैं फिर मैं भी हंसता हूं। ठीक है बच्चों, रूबेला हेडिंग डालना और ब्रैकेट में लिख लेना जर्मन मीजल्स और 3 डे मीजल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिख देते, रूबेला के बारे में लिख देते, लिखना रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, रूबेला वायरस ब्रैकेट में आरबी लिखना, आरबी, रूबेला वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट ऑफ लिखना। भाई ये रूबेला वायरस आएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर मत बोलना, बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज पॉपुलरली नोन एज जर्मन मीजल्स और 3 डे मीजल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, इट इज हाईली इन्फेक्टियस वायरस। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव एजेंट इसका रूबेला वायरस ही है। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से दिया गया है इसमें। पॉजिटिव एजेंट इसका रूबेला वायरस की है आरबी, उसको पॉजिटिव एजेंट आप लोग हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी लिखेंगे इसकी अब। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी सबसे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की वायरस किस फैमिली का है, किस जीन का है, कहां से बिलोंग करता है। ठीक है, जो चीज हम देख के आ रहे हैं, क्या चीज हमने कवर करनी है किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर में। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको पता होगा कि हमने एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या चीज कवर करी थी, क्या क्या चीज करी थी, कोई बताएगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन करा था, इंक्यूबेशन पीरियड करा था, एज करी थी किसमें होता है, और इसके अलावा पॉजिटिव एजेंट का अलग था। ठीक है, और भी 2-4 पॉइंट कवर कर थे, अगर आपको कुछ ऐसा याद है तो देख के बताओ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी करा था। ठीक है, कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन मतलब फैलना। ठीक है, चलो देखो, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वायरस ऑफ टोजा, TOGA, टोजा विरिडे, टोजा विरिडे फैमिली है ना वायरस की, VIRIDAE, टोजा विरिडे वायरस की फैमिली है, ये उससे बिलोंग करता है। कौन सा वायरस, रूबेला वायरस। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, टोजा विरिडे फैमिली है वायरस की। ठीक है, क्या लिखा आपने, वायरस ऑफ टोजा विरिडे वायरस फैमिली कॉजेज मीजल्स, यानी का मतलब मीजल्स ही रूबेला है। ठीक है, मीजल्स ही रूबेला है, लेकिन किसी के सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि मीजल्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है,
3 days पहले मैंने आपको बताया था मीजल्स में 3 दिन पहले से सिम्टम्स आने शुरू, ईचिंग, रेड स्पॉट्स ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं। 3 दिन बाद अगर वो खतरनाक हो गए तो वो रूबेला का रूप ले लेते हैं, वरना वो मीजल्स इजीली आपके क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं एलर्जी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा आपने, वायरस फैमिली कॉजेज मीजल्स एंड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट एंड थ्रू एयर, एंड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और थ्रू एयर। आज कुनाल में आया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना बच्चों, न्यूट्रिशन। एक पॉइंट इसमें अलग से ऐड किया गया है, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये, ठीक है, इसे कवर करते हैं। न्यूट्रिशन लिखना सेकंड पॉइंट एपिडेमियोलॉजी में लिखना बच्चों, इसमें डेथ अकरिंग ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ड्यू टू विटामिन ए people suffering from measles, people suffering from measles। कहने का मतलब बच्चों, जिसे मीजल्स के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, अगर वो विटामिन ए डिफिशियंसी से जूझ रहा होता है तो उसके मौत के, डेथ के संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जिसको मीजल्स हो गए, मीजल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, खसरा। किसी को खसरा हो गया तो अगर उसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो डेथ कंडीशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारा रूबेला को और खतरनाक बीमारी बना देता है। ठीक है बच्चों, अगला लिखना इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता है बच्चों इसका 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन। अगला लिखना मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लिखना बच्चों इसमें रूबेला वायरस, शॉर्ट में आगे लिख देना, रूबेला वायरस इज हाईली कॉन्टाजियस मतलब पीछे पुरानी, कॉन्टाजियस मतलब पढ़ो भाई पढ़ो। ठीक है, ये चीजें मैं नहीं घुसा सकता हूँ आपके दिमाग में। ठीक है, 100 बार बताया था परसों की क्लास में। ठीक है, मतलब ये बेसिक सी चीजें है यार, यहाँ ना बता के भी आपको पहले से आनी चाहिए। कॉन्टाजियस मतलब फैलना होता है किसी चीज का, फैलने वाली बीमारी। ठीक है, कॉन्टाजियस मत भूलना बेटा, क्योंकि आपको हर डिजीज में कॉन्टाजियस वर्ड देखने को मिलेगा, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या लिखा, रूबेला वायरस इज हाईली कॉन्टाजियस एंड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद infected person or through air droplets। ठीक है, इसका मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, ऐसी फैलने वाली बीमारी जो डायरेक्ट आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो भी आपके ड्रॉपलेट्स निकलती है उसके थ्रू बीमारी आपको हो सकती है, और ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को डायरेक्टली छूने से ये बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, it is also transmitted from a pregnant woman to fetus। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। ठीक है, हम पढ़ लेते क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, जिसमें हम सिम्टम्स एंड सिम्टम्स देख रहे थे, अगर आपको याद होगा है यार। ठीक है, जिससे है बहुत बढ़िया, वरना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सब देखते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, लिखना साइंस एंड सिम्टम्स जनरली occur between 2 to
3 weeks after exposure, 2 से 3 सप्ताह आफ्टर एक्सपोजर। सिम्टम्स लिखना अगली लाइन में, फीवर, रनी नोज, बहती नाक आपकी, ठीक है। थर्ड लिखना हेडेक, नेक्स्ट लिखना रेड आइज, अगला लिखना पिंक रैशेस ऑन स्किन, एंड जॉइंट पेन, ठीक है। रूबेला बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे मतलब अभी तक का इजी चीज है, क्योंकि मीजल्स के बाद ही रूबेला होता है। मीजल्स और रूबेला में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, मतलब वो आता ही नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्लीज ये चीज देख लेना आप लोग सोशल फार्मेसी में, ठीक है। मीजल्स और रूबेला में आपका डिफरेंस आप लोगों से पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, ठीक है। तो देख लेना चीजें कैसे आप अलग लिखेंगे, ठीक है। 2-4 चीजें जो इससे डिफर करती है। अगला लिखना रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कोई बताएगा कि इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या हो सकता है? कुछ ऐसा यूनिक, वो सब छोड़ के कि हम सजेस्ट करें वैक्सीन लो, चलो ये तो होगा ही। इसके अलावा डोजेस लो, आइसोलेट हो जाओ, ऐसा कुछ ना, ठीक है। चलो लिखते हैं। इसके लिए रूबेला वायरस आपको पता होगा, जो रूबेला वैक्सीन आती है जिसे MMR बोलते हैं, ठीक है। MMR लिखना, MMR, मीजल मम्स रूबेला, ठीक है। मम्स हो जाते हैं, इसका मम्स भी आ रही है आपकी एक डिफिशियंसी मम्स, ठीक है। फिर वो देखते हैं, लिखना MMR, ब्रैकेट में लिखना मीजल मम्स वैक्सीन, पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट के अंदर आप जरूर डालेंगे रूबेला, वैक्सीन इज प्रेजेंट फॉर रूबेला, सेकंड लिखना इट गिव्स टू द चिल्ड्रन बिटवीन, ये बच्चों रोल ऑफ फार्मासिस्ट में समय इसलिए बर्बाद हो रहा है कि आप हर डिफिशियंसी की, हर डिसऑर्डर की रोल ऑफ फार्मासिस्ट की आइडेंटिफिकेशन पेपर में अलग ही है। ये बात कान खोल के सुन लेना कि नंबर कट गए फिर ऐसा मत बोलना, ठीक है। हर किसी सिंड्रोम की, हर किसी डिफिशियंसी की आपकी रोल ऑफ फार्मासिस्ट का अलग चीजें होती है, ठीक है। आप हर जगह लिख देते हैं कि दवाई बांटना, ये करना, प्रिस्क्रिप्शन से पढ़ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो चीजें यूनिक है वो चीजें आप हर चीज में डालेंगे, नंबर कटेंगे इस बार, ठीक है। प्लीज ध्यान देना इस चीज का। क्या लिखा आपने? इट गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 15 months ऑफ एज, ये 12 से 15 माह के बच्चों को रूबेला वैक्सीन लगता है, ठीक है। आपको भी लगा होगा। अगला लिखना एजुकेट, प्रमोट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वैक्सीनेशन, एजुकेट, प्रमोट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वैक्सीनेशन, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ये आप और जगह भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिखना, समझ के लिखना है इसको। फार्मासिस्ट शुड स्टे अपडेटेड अबाउट करंट केसेस एंड सिम्टम्स, कहने का मतलब फार्मासिस्ट की ये भूमिका है, ये रोल है कि उसे करंट स्टेटस इस बीमारी के बारे में, ठीक है, कितनी बीमारियां उसके एरिया में जहां पे भी वो मतलब अपनी सेवा दे रहा है, ठीक है, उसे पता होना चाहिए, तभी तो वो गाइड कर पाएगा, ठीक है। वरना तो मीजल्स हो उसे पता ही नहीं होगा कि कोई मीजल्स का केस आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फार्मासिस्ट शुड स्टे अपडेटेड अबाउट करंट केसेस एंड सिम्टम्स। अगर लिखना हेल्प टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम to check
immunization status of individuals. To check immunization status of individuals, मतलब बच्ची को छोड़ के कोई बताओ, मतलब बताओ यार, बताओ कैसे काम चलेगा। किरण बताएगी। देखो वरना ना मतलब ऐसा हो रहा है कि यार आप खाली लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रही चीजें, और ना आप पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब नहीं आ रहा तो आप पूछ तो सकते हो ना कि यार इसका मतलब बताओ, ठीक है। ऐसे डिक्टेट करके कितनी लंबी क्लास जाएगी ना, हमें लगेगा हमने कई चीजें कवर कर दी और वहाँ कोई डिफिशियंसी या कोई डिजीज कवर होगी। ये चीजें समझो। 14 मैंने बताया था ना, 14 से 16 इसमें रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में डिजीजेज अभी नहीं तो कभी तो खत्म करनी पड़ेगी ना। और अगर मैं आपको खुद से दे दूंगा तो फिर आप बोलोगे यार क्लास ही नहीं होती है, पढ़ाई नहीं, ये वाली चीज मतलब नहीं आ रहा तो आपका फर्ज है पूछने का। बताओ, सिंपल सी लाइन है यार वो। सिमरन आप बताओ। भाई साहब आप बताएंगे? नहीं, आप लोग बताएंगे आगे क्या करना है। हाँ सही बोलो, सही है, कुछ भी बोल दो, अरे गलत भी बोल दो यार। अरे यार जैसे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ऐसे इंस्टीट्यूट में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला के बच्चों को अवेयर करना, ऐसे इंडिविजुअल को अवेयर करना कि उनकी इम्यूनाइजेशन सही हो। यही तो लिखा है, ये लिखा है सर। हाँ सर, स्टेटस क्या है उसका स्टेटस क्या है इम्यूनाइजेशन, क्या उसकी इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वही चेक करना। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कराना, एक आगे बड़ी स्क्रीन दिखा के उन्हें बताना अगर आपकी इम्यूनिटी है तो सिट्रिक फ्रूट्स खाइए जिनमें खटास है, वो फ्रूट खाइए, लिपसी लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ऐसे गाइड करना उन्हें। यही तो पॉइंट है। सच में इतनी दिक्कत हो रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज पूछिए, ठीक है। फिर एग्जाम के दिन पूछने से अच्छा है कि आज पूछिए ताकि उस दिन आप कुछ लिख पाओ। कि बच्चे मैंने सुना है गुस्सा भी जाते हैं ना कि उसे बताया मुझे नहीं बताया, ठीक है। समस्या हमारे साथ भी आती, प्लीज समझिए। इस बार चीजें बिल्कुल ही अलग होंगी, यकीन मानिए मेरा, इस बार चीजें अलग होंगी, ठीक है। तब मैं बोल रहा हूँ और तभी मैं रोल ऑफ कन्वर्सेशन दिखा रहा हूँ। अगर आपको पता हो मैं हमेशा होता था खुद से लिख के आना, समझे मेरी बात का मतलब, ठीक है। चलो छोड़ो, समय बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालना मम्स। अगली डिजीज है मम्स। सुना है मम्स नाम? मम्स नाम सुना है? मम्स सुधारते हैं, होते हैं ना आगे को मम्स सुधारते हैं, इतना बड़ा हो जाता है, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, क्या बोलते हैं? गलसुआ या कंठमाला। क्या बोलते हैं? हाँ, गलसुआ या कंठमाला। कहने का मतलब जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है बच्चों, वो इन्फेक्टेड हो जाती है, वेन्स ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब हमारे यहाँ पे मम्स आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे जानते हैं। देखो मम्स हिंदी में लिख लेना, पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में इंक्लूड कर दो। गलसुआ और कंठमाला। लिखना इसमें, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन बोले तो वायरस से फैलने वाली बीमारी, ठीक है बच्चों। वायरल इन्फेक्शन इट मेनली अकर्स इन यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स SALIVARY, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नियर एयर, प्रेजेंट नियर एयर, कान के पास में, ठीक है बच्चों। अगला लिखना, इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ salivary glands और पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड्स, salivary glands ही हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, ये बच्चों PAROTID, पैरोटिड ग्लैंड्स ये हमारी salivary glands होती है जो
नियर, कान की ये जो जड़ होती है, ठीक है, जहाँ पे कभी अभी आप हाथ लगाते होगे तो आपको गांठ जैसी भी महसूस होती होगी, यहाँ पे होती है, नहीं होती, मेरी तो नहीं है कहीं, यहाँ पे इस जड़ में अगर आप हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे गांठ जैसी महसूस होती है हमें। लगाओ तो एक बार, नहीं है तुम्हारी, होगी यार, ऐसे हाथ लगाओ यहाँ पे, वो गांठ नहीं है, वो स्लाइडिंग लेंस से आप यहाँ पे, ठीक है, नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं होगी, ठीक है। अगला लिखना हियरिंग लॉस, अब वो गांठ उठने मत लग जाओ, हियरिंग लॉस, हियरिंग सुनना, हियरिंग लॉस इज सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन मम्स, कॉम्प्लिकेशन COMPLICATION कॉम्प्लिकेशन इन मम्स, यानी का मतलब हियरिंग लॉस किसी का कान कम सुनना, ये सिम्टम्स आने लगते हैं मम्स जब हमें होते हैं, ठीक है, कान कम सुनना, ठीक है, मतलब बहरे नहीं होते हैं, बस कान कम सुनना, दर्द होना, मम्स हो जाना, यहाँ पे वो कुछ सिम्टम्स हमें आने लग जाते हैं जब हमें मम्स होते हैं, ठीक है। लिखना अगला पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट जो चिकन पॉक्स में आप पॉजिटिव एजेंट देख के आए थे, क्या था, पैरामाइक्सो वायरस आप देख के आए थे, वही इसका पॉजिटिव एजेंट है, लिखना पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है बच्चों। अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर था ये, इसकी फैमिली का थी, रूबेला वायरस फैमिली, ठीक है, रूबेला वायरस फैमिली का ये सदस्य है, कौन, पैरामाइक्सो वायरस। ये बच्चों ये सब चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी तभी ये पूरा टॉपिक कवर होगा, ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा तो प्लीज याद करिए इसे, ठीक है। मतलब डिजीज आपको पता होगी, पॉजिटिव एजेंट भी लिखना पड़ेगा, सिम्टम्स सारे वो लिखने पड़ेंगे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट तो बहुत ही मुख्य है, इस बार आपको अलग लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, पढ़ के। सेकंड लिखना एपिडेमियोलॉजी, सेकंड लिखना बच्चों एपिडेमियोलॉजी, सबसे पहला लिखना सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, लिखना इसमें एडल्ट एंड चिल्ड्रंस, एडल्ट एंड चिल्ड्रंस आर, adults and children are mainly suffer from mumps, mainly suffer from mumps, अगला लिखना एज, अगला लिखना एज, ठीक है, हमने इसकी फैमिली ऊपर लिख दी थी तब इन्होंने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में इंक्लूड नहीं करी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, फैमिली हमने रूबेला वायरस ऊपर लिख दिया, वरना आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एज एंड सेक्स लिखना था, एज एंड सेक्स, इसमें लिखना बच्चों कॉमन इन एज ग्रुप ऑफ, कॉमन इन एज ग्रुप ऑफ 5 to 9 years, 5 to 9 years and affect both gender, and affect both gender, ठीक है, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों को इफेक्ट करता है और 5 से 9 साल के बच्चों में होता है। ये लाइंस तो क्लियर है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है ना, जो समझ में नहीं आए प्लीज पूछ लेना, ठीक है। अगला लिखना, ठीक है, इसमें एक नया पॉइंट इंक्लूड करना, पीरियड ऑफ इफेक्टिविटी, पीरियड ऑफ इफेक्टिविटी, पीरियड ऑफ इफेक्टिविटी, ठीक है, लिखना इसमें द डिजीज रिमेन इन्फेक्टियस, द डिजीज रिमेन इन्फेक्टियस 6 days before the symptoms, 6 days before the symptoms, and swelling at salivary glands or parotid glands, ठीक है, कुछ भी कोई की ग्लैंड लिखा है, रिपीट करूं, the disease remain infectious 6 days before the symptom and swelling at
पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। कहने का मतलब 6 दिन पहले से जब हमारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे किसके, मम्स के, ठीक है, उस टाइम पे हमारी जो मम्स है जब उठने लगेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड्स हल्की स्वेल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इफेक्टिविटी रेट होता है किसी भी डिजीज का, इफेक्टिविटी रेट होता है कब वो ग्राउंड से ऊपर बढ़ने लगती है। समझने मेरा, फीवर आता है तो आपको सीवरिंग होती है ना, उससे पहले थरथराहट होती है, तो यही वही इफेक्टिविटी रेट की या इफेक्टिविटी पीरियड की बात हो रही है। अगला लिखना बच्चों इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक, 2 से 3 वीक। अगला लिखना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अगला लिखना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। सेम है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आप पढ़ लो तो सेम है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। देखो मम्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद, मम्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद saliva or respiratory droplets from mouth, nose, coughing, respiratory droplets from the mouth, nose, coughing, talking, sharing items, ठीक है, एक्सेट्रा। समझ में आया मोड ऑफ ट्रांसमिशन? आया? समझ में आया किस तरीके से फैलती है वो बताया गया है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आप किसी के आते हैं, ठीक है। अगर मुझे मम्स है, मैंने किसी के मुंह पे छींक दिया, ठीक है, हाथ लगाया फिर छींक दिया, तो क्या पता वो ड्रॉपलेट्स वो वायरस आपके अंदर इंटर होकर आपको मम्स कॉज कर दे, ठीक है बच्चों। ऐसे कुछ चीज शेयर करने से, ठीक है, एक ही थाली में भात खा रहे हो ऐसे, ठीक है, जूठा एक दूसरे का बिल्कुल, ठीक है, उल्टे सुलटे हाथ से दोनों से, तो उससे भी मम्स हो सकते हैं। ये सब मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, थ्रू ड्रॉपलेट्स ये चीजें होती है। जैसा मैंने आपको बताया था 14 डिफिशियंसी में, डिसऑर्डर में, डिजीज में मम्स मतलब ड्रॉपलेट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लिखना, लिख के नहीं आता है तब तो लिखवाना पड़ता है। उस दिन बोर्ड वो क्लास हो रही थी, वो बहुत ही इजी थी, पढ़ाओ और तुम मजे से देखते रहते हंसते हो ना, लिखो। सोन तो आज भी लिख रही थी, अपने आप बोल रहा है आगे से ना, आगे लिख लो, कोई बात नहीं, बेचारी बीमार होगी। चलो मम्स इज कैटेगराइज्ड by the symptoms puffy cheeks मतलब फूलना, गाल आपका फूल जाता है तभी वो puffy cheeks आपके सिम्टम्स है, ठीक है। puffy cheeks कॉमा लगा के लिखना। मम्स ऑब्जर्व्ड इन 16 to 18 days of infection, mumps observed in 16 to 18 days of infection, ठीक है। इन्फेक्शन होने के 16 से 18 दिन बाद ये आपका रूप लेता है मम्स का, ठीक है। उससे पहले जैसे आपको हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। किसने बोला, किसी ने धीरे बोला लेकिन बोला, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो फिर उसके सिम्टम्स में हमारे धीरे धीरे आते हैं, गले दर्द होती है, फिर सलाइवा अंदर करने में दर्द होती है, फिर हम गार्गल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स तो आने लग जाते हैं लेकिन होते वो जब थोड़ा टाइम लेके होते हैं, ठीक है। चलो साइन एंड सिम्टम्स लिखना, फीवर, हेडेक, मसल पेन, टायर्डनेस, एक्सेट्रा। फीवर, हेडेक, मसल पेन, टायर्डनेस, एक्सेट्रा, ठीक है। अगला लिखना रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। लिख लेना प्लीज, एक बार सुन लो जल्दी जल्दी क्योंकि सेम वही चीज आ रही है, एक चीज अलग लिख सकते हो जल्दी जल्दी तो लिख लेना, वरना यार ठीक है एक और कवर करते हैं यार डिजीज, ठीक है।
वैक्सीनेशन इसमें सेम रहता है, एमएमआर वैक्सीन रहती है, ठीक है बच्चों, एमएमआर वैक्सीन रहती है। काम आपका वही रहेगा, एजुकेट, प्रमोट एंड प्रोवाइड वैक्सीनेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा गाइड पीपल रिगार्डिंग हैंड हाइजीन, हाथ को सही से हाइजीन करने की आप उन्हें हिदायत देंगे। एंड जनरल इलनेस मैनेजमेंट, कहने का मतलब अगर वो ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आपको बता रहे हैं, टायर्डनेस हो रही है, बुखार आ रहा है, दर्द हो रही है, तो आप उन्हें सलाह देंगे, ठीक है, गर्म चीज खाने की, जो भी प्रिकॉशंस उन्हें लेने हैं, ठीक है। ये चीजें रिकमेंड फॉर आइसोलेशन फॉर एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज, 10 दिन आइसोलेट होने की आप उन्हें सलाह देंगे। कब? जब उन्हें मम्स हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। जब मम्स मतलब जो 2 से 3 वीक का इसका टाइम था, ऐसे उसका 2 से 3 वीक का इसका टाइम होता है, उस वीक के बाद आप बिना आइसोलेट होने की हिदायत देंगे 10 दिन के लिए। प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन, जो अपनी शिकायतें आपके पास लेके आए उसको प्रिकॉशन के थ्रू आप सलाह देंगे एज अ फार्मासिस्ट। ये सब आपके क्या हो गए, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। कोई दिक्कत? समय कितना हो गया? 29। बड़े नॉटी हो। चलो अगला लिखो, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? कोई भी बालक बता दे, बालिका बता दे, मजा आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा क्या होता है? देखो गलती तो बोलोगे यार, गलती तो बोलोगे, इससे ज्यादा कुछ होगा? कोई नहीं बनाता मजा, मैं कितना गलत बोलता हूँ, नहीं पता, सच में नहीं पता इन्फ्लुएंजा क्या होता है। अरे जितने भी फ्लूज है, वायरसेस है हमारे, वो सब इन्फ्लुएंजा के अंदर आते हैं। वायरसेस, फ्लू हमारी एक टाइप की कैटेगरी है इन्फ्लुएंजा, जिसके अंदर हमारे सारे स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, कोरोना वायरस आया, जितने टाइप के, वो सब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस चुना होगा आपने नाम, ये कोई अलग चीज थोड़ी ना है। लिख दो ब्रैकेट में वायरस बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस है एक आपका, ठीक है। फ्लू है एक नॉर्मल, ठीक है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है बच्चों। देखो मैं आपको एक चीज, चलो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, देखो क्या लिखोगे, इन्फ्लुएंजा। कौन है? चलो इन्फ्लुएंजा लिखना, इन्फ्लुएंजा लिखना बच्चों, जल्दी से खत्म करते हैं। इट इज ए इन्फेक्टियस डिजीज, कहने का मतलब ये इन्फेक्शन कॉज्ड बीमारी है हमारी, जो बहुत गंभीर तरीके से फैल सकती है। अगला लिखना, जनरली रिफर्ड एज फ्लू। लिख लिख सोन, जल्दी लिख, इससे बोल रहा हूं, जनरली रिफर्ड एज फ्लू, इसे हम फ्लू कोमा वायरस लिख सकते हैं, कोमा वायरस। अगला पॉइंट लिखना, इन्फ्लुएंजा इज कैटेगराइज्ड बाय फीवर, कोमा पेन एंड जर्नल वीकनेस। इन्फ्लुएंजा इज कैटेगराइज्ड बाय फीवर, कोमा पेन एंड जर्नल वीकनेस। अगला लिखना बच्चों, पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट, वायरस के 2 फैमिली होती है, जो जीन होती है, मैंने पहले दिन बताया था आपको, आरएनए या डीएनए। वो 2 टाइप का वायरस हो सकता है, या वो आरएनए फैमिली डिराइव करेगा, या वो आपका डीएनए करेगा, ठीक है। तो ये हमारा है, इट इज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस, इट इज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू ऑर्थोमाइक्सो, ORTHO, ऑर्थो, MYXO, माइक्सो, ऑर्थोमाइक्सो फैमिली, ठीक है। वायरस की फैमिली से डिफरेंट टाइप की, ऑर्थोमाइक्सो आपकी नई फैमिली आ गई, ठीक है। पैरामाइक्सो की जैसे हो, पैरामाइक्सो में चिकन पॉक्स, और हमने इससे पहले मम्स था पैरामाइक्सो का, उनकी कवर की फैमिली आपको याद करनी पड़ेगी। पॉजिटिव एजेंट लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है बच्चों।
इसके अलावा एक और लाइन ऐड करिए, इन्फ्लुएंजा में करिए, ये आपका पॉजिटिविज्म के अंदर नहीं आएगा, लिखना ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, comma constantly changing and capable of, constantly changing and capable of causing, and capable of causing flu pandemics, flu pandemics। ठीक है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड अगर भाषा है, लेकिन मतलब इसका बहुत इजी है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है हमारा, ये हमारा पेंडेमिक कॉज कर सकता है, बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पेंडेमिक कॉज कर सकता है। कोई भी फ्लू है, जैसे स्वाइन फ्लू आया था, पेंडेमिक था, खतरनाक, कोरोना वायरस आया, पेंडेमिक था हमारा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। पहला लिखना सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का आप फैमिली देखो, जिसमें अलग से यहाँ पे दी गई है, ऊपर आपने पॉजिटिव विजन में लिख दिया, यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको याद है। इसके अलावा केसेस इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, केसेस इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, ब्रैकेट के अंदर लिखना क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस, ब्रैकेट ओपन करके लिखना क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस। ठीक है, ठीक है, एज लिखना ऑल एजेस आर कंसीडर इन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन इन्फ्लुएंजा वायरस में लिखो आगे कैटेगरीज दी है, इन्फ्लुएंजा लिखना, ऑल एजेस आर categorized in influenza। पीरियड ऑफ इफेक्टिविटी लिखो, थर्ड पॉइंट, पीरियड ऑफ इफेक्टिविटी, स्प्रेड द infectious virus, spread the infectious virus up to 7 days from the beginning of disease, up to 7 days from the beginning of disease। यानी का मतलब एक टाइप से इसके साइन एंड सिम्टम्स भी है कि 7 दिन पहले से इसके मतलब इन्फेक्शन जब बॉडी में जाता है तो 7 दिन पहले से ये अपने सिम्टम्स देने शुरू, जैसे अभी हम सोर्स में पढ़ के आए। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे, इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे। ठीक है, अगला मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो सेम ऐसे किस रहेगा, स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, कॉमा स्नीजिंग, कॉमा कफिंग और टॉकिंग, कॉमा करके लिखना एक लाइन और इसे अंडरलाइन भी कर लेना। वायरस इंटर थ्रू रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वायरस इंटर थ्रू रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस होते हैं, फ्लूज होते हैं, वो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ये आपको पहले से पता है हम किस टॉपिक के अंदर है, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये वायरस आपकी बॉडी में इंटर करेगा, पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक लाइन है समझना, जरूरत है तो लिख लेना। इन्फ्लुएंजा इज हाईली इन्फेक्टियस वायरल डिजीज दैट कैन अकर पेंडेमिक, एपिडेमिक और आउटब्रेक इन एनी रीजन ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब समझे, ये ऐसा पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक अकर कर सकता है, और ऐसा आउटब्रेक, ठीक है, ऐसा ब्लास्ट है, देखो कोविड आया था तो एक ब्लास्ट हो गया था, ब्लास्ट कहने का मतलब उस आउटब्रेक ब्लास्ट को मैं ऐसे आप लोगों से मतलब को रिलेट कर रहा हूँ कि कोविड का जो पहला केस मिला था वुहान चाइना में, तो एक ब्लास्ट ही हुआ उस शहर में, कोविड का केस आ गया, पता है चलने वो ऐसी स्प्रेड हो गई बीमारी कि पेंडेमिक हो गया हमारी पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ऐसा ही इन्फ्लुएंजा है वो। कैटेगराइज
टेस्ट करा गया है डिफरेंट उसमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है। टाइप ए बहुत खतरनाक होता है, जो एपिडेमिक और पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है, ठीक है। टाइप बी लिख लेना है, ये कॉमन वाली चीज है, पता होना चाहिए इन्फ्लुएंजा के। टाइप ए जो है वो ऐसा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड भाई क्यों आ रही है ऐसी, जोक सुना रहा हूं क्या, क्लास से बाहर चले जाओ, बुद्धि खराब मत करना, मैंने बता दिया। टाइप ए जो है ये वो पेंडेमिक और एपिडेमिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैं किसी दिन बेइज्जती करूंगा ना, नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ यार, मैंने मना ही नहीं करा है तुमसे, प्यार मोहब्बत को बहुत रह खेल रहे हो यार, ठीक है। चीजें फिर खराब होगी, मेरे से मत बोलना। दूसरा टाइप बी ऐसे हमारे रीजनल एरियाज में हो सकते हैं। हमने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, अगर आपको याद होगा कि ग्राफ्स में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं कहीं पे होते हैं जो एपिडेमिक और एंडेमिक कॉज करते हैं, अगर आपको पता होगा। ऐसे कुछ ऐसे रीजन होते हैं तो वो उतना मतलब खतरनाक नहीं होता कंपेयर टू टाइप ए, ठीक है। और टाइप सी मतलब बहुत ही रीजनेबल, मतलब बहुत ही कम ऐसे जगह पे होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे मिलता है, अगर होता है और इतना स्प्रेड नहीं हो पाता, तब तक हम उसको क्योर कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, टाइप सी, ठीक है। मतलब टाइप ए खतरनाक है और टाइप सी कम है, ये कहने का मतलब है इसमें, ठीक है। अगला लिखना है क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, ठीक है। लिखना इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज फर्स्टली अफेक्टेड बाय द अटैक, respiratory tract is firstly affected by the attack of influenza virus and lead to disease or infection, ठीक है बच्चों। attacked by influenza virus and leads to disease or infection, ठीक है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, उसके बाद ये वायरस या कोई डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, मतलब डिजीज या इंफेक्शन कॉज करेगा, सॉरी। अगला लिखना साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। फीवर, कॉमा हेडेक, कॉमा कफ, कॉमा स्नीजिंग, कॉमा सोरनेस ऑफ थ्रोट, कॉमा वोमिटिंग, etc. Fever, headache, cough, sneezing, soreness of throat, vomiting, etc. रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। आप रिकमेंड करेंगे वैक्सीन के लिए, ठीक है। वैक्सीन इसकी इंडिविजुअली वैक्सीन इसलिए नहीं दी गई है, मैं बताऊं कि आगे हमारी बर्ड फ्लूज आने वाले हैं, कोविड-19 आने वाले, डिफरेंट वायरस, तो उनकी इंडिविजुअल वैक्सीन्स बनाई गई है। तो इन्फ्लुएंजा के कोई वायरस नहीं है, वो डिजीज में कैटेगराइज करी गई है, ठीक है। इसके अंदर अभी इसके सब पार्ट्स हैं इन्फ्लुएंजा के, आइदर वो फ्लू होगा और वो वायरस होगा, ठीक है बच्चों। तो फार्मासिस्ट सुन लेना, फिर लिख लेना, फार्मासिस्ट शुड रिकमेंड फॉर वैक्सीन्स, आप उन्हें रिकमेंड करेंगे वैक्सीन्स के लिए जो इंडिविजुअल डिजीज या डिसऑर्डर उसे हुआ होगा, ठीक है, जिस चीज से पेशेंट इन्फेक्ट होगा, ठीक है। आ गया 2 मिनट, 2 मिनट खत्म ही होगी, ठीक है। ड्रग्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, 2 मिनट में मान लिया, हाँ नहीं मैं आ गया, बस एक लाइन लिखा था, लिखना ड्रग्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, drugs to prevent the transmission of influenza virus that can treated from इंडिविजुअल वैक्सीन, ठीक है। उस इंडिविजुअल बीमारी की इंडिविजुअल वैक्सीन से ट्रीट करने की आपको हिदायत दे सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये 2 या 3 आपके इन्फ्लुएंजा अभी